दिस इज शिवांगी चौहान यू बायो मेंटोर और मैं आपको इस चैनल पे मिलने वाली हूँ हर हफ्ते विद अ न्यू चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। एंड ये सबसे ज्यादा एक बेसिक चैप्टर है जो आपकी क्लास 11th को स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे आप रियलाइज करने वाले हैं कि जो भी चीजें आप आगे चैप्टर से पढ़ने वाले हैं उन सबका इंट्रोडक्शन, उन सबकी जो बेसिकली एक बुनियाद है वो यहीं पर रख दी गई है। एंड इवन यू विल रियलाइज कि किस तरह क्लास 10th को 11th से जोड़ा गया है। तो ये चैप्टर काफी मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो लेट्स सी कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर करेंगे। we will study about the different characteristics of a living being और क्या वो डिफाइनिंग करेक्टर है या नहीं है, यानी उसके हिसाब से किसी को हम लिविंग या नॉन लिविंग का दर्जा दे सकते हैं क्या। हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म एंड काफी सारी वी विल गेट टू नो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक एड्स। तो काफी भारी भरकम वर्ड्स है, बट डोंट वरी बिकॉज मैं इन्हीं को बहुत आसान बनाने के लिए आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वीडियो की ड्यूरेशन में काफी कम से कम रखने की कोशिश करूंगी ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। और यस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों का शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट करना है कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है और मजा आया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। आपको क्या लगता है कि मैं लिविंग हूँ और ये नॉन लिविंग है, इस बेचारे को मैंने नॉन लिविंग क्यों कह दिया? ऐसा इसके पास क्या नहीं है जिसकी वजह से हम इसको नॉन लिविंग कह रहे हैं? तो वी आर कंपेयरिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ग्रोथ के टर्म्स में कंपेयर करते हैं कि क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे में ग्रोथ हो रही है, मेरे में तो ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ का मतलब होता है अगर साइज में, मास में, हाइट में, नंबर में कुछ इंक्रीज आ रहा है ना, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो नॉर्मली लिविंग बींग्स में ग्रोथ कैसी होती है? बाय सेल डिवीजन। हमारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, नए सेल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है। हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ग्रो का मतलब हमारी लाइफ कंटिन्यू चल रही है। हमारे अगर कोई चोट लग जाती है तो जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय न्यू सेल्स, यानी सेल डिवाइड करके नए सेल्स बना रहे हैं और हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहे हैं। लेकिन ग्रोथ भी अलग अलग तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, डेफिनेट, इनडेफिनेट। क्या मतलब है इसका? तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेट ग्रोथ। डेफिनेट ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे केस में हमारी एक उम्र होती है कि इस उम्र तक ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, इस उम्र तक ही हमारी हाइट बढ़ेगी, है ना। तो उसको बोलते हैं डेफिनेट ग्रोथ। हमारे केस में एज वाइज होती है। कुछ सालों बाद भी सही की ग्रोथ नहीं हो रही बल्कि डिग्रेड स्टार्ट हो गया, बुढ़े होना चालू हो गए हम लोग, है ना। जो हमें हमें हमारे नेचर ने हमको दिया है बॉडी में वापस लेना स्टार्ट कर देती है। स्किन डिजनरेट हो रही है, मेमोरी फेड अवे हो रही है। तो हमारी कुछ उम्र तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद इट विल स्टॉप। बट प्लांट्स के केस में द ग्रोथ इज इंडेफिनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनाइट? यानी कि कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा, जैसे कि एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेट बनियन ट्री का, जो कि एजीसी बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन में है, वेस्ट बंगाल में। 250 साल उसकी उम्र है और वो ग्रो कर रहा है। उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। पुराना कुछ अगर है उसको रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि कुल मिला के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है, रुक नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं इंडेफिनाइट। प्लांट्स में ऐसा होता है, हाइट बढ़ रही है तो बढ़ती चली जा रही है, पेड़ मर नहीं रहा, कोई उम्र नहीं है पेड़ की, चल रहा है वो, राइट। दिस इज कॉल्ड इंडेफिनाइट। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी बॉडी में एक ही सेल है और कुछ हमारे जैसे में बहुत सारे सेल्स हैं। अब देखा जाए कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है कि अगर वो अपने सेल्स को डिवाइड कराएगा तो कुल मिला के वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। मेरी बात समझे, अमीबा खुद ही एक सेल है। अगर ये डिवाइड करके नए सेल्स बना रहा है तो आई कैन से कि वो बेसिकली डॉटर अमीबा बना रहा है, डॉटर अमीबा बना रहा है, नए अमीबा सेल्स बना रहा है। तो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों सेम है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। वो ग्रोथ कर रहा है, यानी कि अगर वो सेल डिवाइड कर रहा है तो कुल मिला के वो रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। बट हमारे केस में ये दोनों अलग चीजें हैं। सेल्स का डिवाइड करना अलग होता है और रिप्रोडक्शन करना अलग होता है। तो बस ये एक लाइन यहाँ पे मैंने मेंशन करी है ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह वी एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टर्म्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट क्राइटेरिया ग्रोथ को।
क्लासिफाई करने का। जैसे मैंने बताया, ग्रोथ कैन बी डेफिनाइट, इट कैन बी इनडेफिनाइट। इसी तरह ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। क्या मतलब है? मेरे बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल हो रही है, अंदर अंदर हो रही है। सेल्स डिवाइड करके नए सेल्स बना रहे हैं और मुझे जिंदा रख रहे हैं, मेरी लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक, यानी पहाड़, मिट्टी का पहाड़ बन रहा है। कैसे बन रहा है? उसमें मिट्टी ऊपर से जमा होती जा रही है, सैंड ड्यून्स, ग्लेशियर्स, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से सामान डिपॉजिट हो रहा है, तो इसीलिए उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ कैन बी इंट्रिंसिक, अंदर से हो रही है। ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक, बाहर से हो रही है। ठीक है, तो हमारे केस में लिविंग बींग्स में इंट्रिंसिक होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, मैटर होते हैं, सराउंडिंग होती है, कुछ ऊपर परत जम रही है और वो मोटे होते जा रहे हैं, उनका साइज बढ़ता जा रहा है, तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। बट हमको यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ग्रोथ कर रही हूँ तभी मैं लिविंग हूँ। नहीं, एक पहाड़ भी ग्रो कर रहा है बट वो नॉन लिविंग है। इसीलिए यहाँ से हमारी एक लाइन निकल के आती है कि ग्रोथ इज नॉट, इट कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग क्राइटेरिया, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। कि हाँ, ग्रोथ होती है लिविंग बीइंग्स में, बट ग्रोथ होती है तभी लिविंग है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, सेकंड लेके चलते हैं। ये हमने एक पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है ग्रोथ, तो हमें एक लाइन मिल गई कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट अ डिफाइनिंग वन। इसी तरह आप सेकंड पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर आपको याद आ रहा हो, क्लास 10th में एक लाइन पढ़ाई गई थी, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, यानी हम ये ना भी करें तब भी जिंदा रह सकते हैं। यहां से आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स करते हैं, ये बात पक्की है। लिविंग बींग्स ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये बात पक्की है। लेकिन ना भी करें तब भी वो लिविंग है, राइट। तो मैं इसको भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकती कि भाई वही लिविंग है जो रिप्रोडक्शन कर रहा है। नहीं भाई, नहीं करना रिप्रोडक्शन, नहीं बच्चे पैदा करने, तब भी लिविंग बींग कहलाएंगे, है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि इंडिविजुअल बेसिस पे, कि अगर एक आदमी डिसाइड कर रहा है कि हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना, हमें बच्चे नहीं चाहिए, तो कोई नुकसान की बात नहीं है। बट अगर पूरी प्रजाति, पूरी पॉपुलेशन डिसाइड कर ले कि कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो वहां से दिक्कत आनी स्टार्ट, क्योंकि वो स्पीसीज रुक जाएगी, उसकी पॉपुलेशन वहीं पे ठप पड़ जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, नई जनरेशन नहीं आ पाएगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आने वाली है जो आपने क्लास में पढ़ रखा है ऑलरेडी, दैट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है भाई सिंगल पेरेंट है और एक ही पेरेंट मिलकर एक मतलब एक ही पेरेंट एक नया बच्चा बना रहा है ना, मतलब नए बच्चे बना रहा है। यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, फीमेल एंड मेल, जो मिलकर एक बच्चा बना रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वेरिएशन ज्यादा आएंगे, तो बच्चा ज्यादा अलग दिखेगा। बट यहाँ पे एक ही पेरेंट है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बच्चा बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट की जैसे ही दिखता है। ये सब आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में, वही चीजें यहाँ पे मेंशन हो रखी है। आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फंगस के केस में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। स्पोर्स का मतलब क्या होता है, अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो जहाँ पे गिरेगी वहां पे एक नया लाइफ क्रिएट कर देगी। अब सबसे खास बात स्पोर की ये होती है कि दे आर वेरी काइंड ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, काफी वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। उनके बाहर एक थिक लेयर होती है, एक थिक कोटिंग होती है, जो उसे बचा के रखती है इन्वायरमेंट के एडवर्स कंडीशन से, जिसको बोलते हैं स्पोर वॉल। काफी थिक लेयर होती है। स्पोरो पॉलन, आपको कुछ याद आ रहा होगा, सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब आपका क्लास 10th का ही है। फिर बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट के केस में बडिंग होती है। हाइड्रा के केस में बडिंग होती है। यहाँ पे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, ग्रो करती है, और ग्रो होने के बाद पेरेंट से अलग हो जाती है व्हेन इट गेट्स मैच्योर। ठीक है, फिर आता है रीजनरेशन, जो कि प्लानेरिया के केस में होता है, जिसका मतलब है कि जितने पार्ट्स में प्लानेरिया टूटेगा उतने ही नए प्लानेरिया बना लेगा, है ना। तो बट इट्स नॉट अ प्रॉपर रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये एक तरह से एक्सीडेंटल मेथड है कि किसी की बॉडी बेचारी, जैसे मान लो प्लानेरिया चल रहा था और गलती से टूट गया, तो चार पांच में टूट गया, तो चार नए प्लानेरिया बन गए। तो ये एक एक्सीडेंटल मेथड है, एक तरह का रिकंस्ट्रक्शन मेथड है, कि जो चीज टूट गई है उसको ठीक किया जा रहा है, और ठीक करने के चक्कर में नए प्लानेरिया बन गए हैं, हर पार्ट से एक नए प्लानेरिया बन चुके हैं। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि एक बॉडी दो में टूट गई, बाइनरी, एक बॉडी दो में टूट गई। अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है। तो ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन मेथड है कि एक अमीबा था, उसने अपने आप को दो में डिवाइड कर लिया, दो में डिवाइड किया तो दो नए अमीबा बन गए। सेम विद बैक्टीरिया। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के केस में, और अमीबा पैरामीशियम के केस में।
अब आते हैं नए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ पढ़ लिया है, हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग, मेटाबॉलिज्म। क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है? देख लेते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं? हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, ग्लूकोज टूटकर एनर्जी बनाता है, वो भी मेटाबॉलिज्म है। यानी हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही है, तोड़ फोड़ या कुछ नया सामान बन रहा है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है बॉडी में, वो सारी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली दो तरह की रिएक्शन चलती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ चीज टूट रही है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो टूटकर सिंपल बना है और कुछ रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म का मतलब है कुछ दो चीजें मिलकर एक बना रही है, A+B=C, है ना। तो यहाँ पे चीजें जुड़ रही हैं, स्मॉलर यूनिट्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ टूट रहा है और एनाबॉलिज्म मतलब कुछ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, डोंट वरी, ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगी, आपको ये नोट्स सारे मिल जाएंगे। एक ये बहुत प्यारी सी पीडीएफ है जिसमें कि आप सब कुछ समराइज कर सकते हैं, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, आई विल लेट यू नो इन द एंड ऑफ दिस सेशन। नाउ, अब क्या ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है? द आंसर इज नो, क्योंकि यही केमिकल रिएक्शंस बॉडी के बाहर भी करवाई जा सकती हैं। ये सारी केमिकल रिएक्शंस बॉडी के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में भी करवाई जा सकती हैं। तो हाउ वी कैन से कि लिविंग बीइंग्स ही मेटाबॉलिज्म करते हैं? वही सारी रिएक्शन मैंने बाहर करवा दी बॉडी के, और जहां पे हमने करवाई है उस टेस्ट ट्यूब को मैं लिविंग तो नहीं कह सकती। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ जस्ट अ मैटर, और उसके अंदर हमने रिएक्शंस करवा दी सारी। अब बताओ, तो हम इसको भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते। सेम विद रिप्रोडक्शन, मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया था कि रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग बींग्स करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ कपल्स हैं इनफर्टाइल हैं, दे डोंट वांट किड्स, और मे बी देयर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनफर्टाइल कपल्स हैं ना, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। वर्कर भी, आपको मालूम हुआ, अगर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि जितनी भी आपको मधुमक्खियां दिखती हैं वो सारी फर्टाइल नहीं होती। सिर्फ क्वीन बी जो होती है, महारानी जो होती है, बस वही फर्टाइल होती हैं, बाकी सारे इनफर्टाइल होते हैं। वर्कर भी कहते हैं, उनका काम सिर्फ काम करना है, जाओ फ्लावर से नेक्टार उठा के लाओ और इसको फीड करो, है ना। तो यहाँ पर भी सारे फर्टाइल नहीं है, लेकिन लिविंग है। सेम म्यूल, म्यूल क्या है? खच्चर। डोंकी और हॉर्स का बच्चा जो होता है उसको म्यूल कहते हैं, जो कि एक इंटर लाइक दो अलग अलग स्पीसीज का एक क्रिएशन है जो ह्यूमन ने ही करवाया है। तो ये भी इनफर्टाइल होते हैं बट लिविंग होते हैं। बस कुल मिला के मैंने ये कहा कि ये दोनों भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो फिर मैम, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है क्या? हमने ग्रोथ पढ़ा, वो भी नहीं था। मेटाबॉलिज्म, वो भी नहीं। रिप्रोडक्शन, वो भी नहीं। फिर क्या है? अब हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अरे वही क्लास 9 का टॉपिक, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो कल मिला के वही लिविंग बीइंग है जिसके अंदर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एंड एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये सिर्फ लिविंग बीइंग में ही हो सकता है। किसी भी नॉन लिविंग में, किसी भी पेन या किसी बॉटल में इस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, मिलकर टिश्यूज नहीं बना रहे हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स नहीं बना रहे हैं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ लिविंग बीइंग में ही एग्जिस्ट कर सकता है। सेकंड आता है आपका कॉन्शियसनेस, अपने बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में कॉन्शियस होना। इस पेन बेचारे को नहीं पता कि इसको शिवांगी मैम ने पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ के लिखवाया जा रहा है, नहीं पता। कॉन्शियसनेस नहीं है इसके पास आसपास के सराउंडिंग को लेके, या इसको खुद भी नहीं पता कि ये पेन है बेचारा, इसे नहीं पता। मुझे पता है कि मैं शिवांगी मैम हूँ, मैं बायो पढ़ाती हूँ, मेरे सराउंडिंग में एसी चल रहा है, कोई अंदर आया है, बाहर जा रहा है। यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जो आपने क्लास 10 में सेकंड चैप्टर पढ़ा था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बस वही। कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिर्फ लिविंग बीइंग में ही एग्जिस्ट कर सकता है, नॉन लिविंग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है? एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये वही करेंगे जो लिविंग होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तो पहला कौन सा था आपका? this cellular organization is the first defining characteristic. Second आपका आ गया this consciousness thing. सॉरी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि humans are the only one जो अपने बारे में अवेयर है। We are the only one, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। तो ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी होती है। एक और चीज, एक नोट लिखा हुआ है, आपने मूवीज में देखा होगा कि पेशेंट कोमा में चला गया है, सुन सकता है, रिएक्ट नहीं कर सकता है, देखा होगा ना। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। यहाँ आके थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है, ये एक एक्सेप्शन है कि हम क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो इंसान है वो जिंदा है नहीं है। हम कैसे क्लासिफाई करें, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा।
वो पड़ा हुआ है एक बेड में, है ना। तो ये एक सिचुएशन आती है जो आउट ऑफ दिस थिंग है, तो ये एज अ एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा गया है। नाउ न्यू टॉपिक नॉमेनक्लेचर। इसको देख के डरना नहीं है। नॉमेनक्लेचर ये कुछ नया है जो आपने क्लास 10 में कभी नहीं सुना होगा, बट बहुत आसान है। कुल मिला के नाम रखना। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने की प्रक्रिया, नाम रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग लगभग इस अर्थ में 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक की स्पीसीज को पहचान लिया गया है कि ये कॉकरोच है, ये इंसेक्ट, ये कौन सा इंसेक्ट है, ये इंसान मतलब बेसिकली कुल मिला के हमारी अर्थ में तरह तरह की लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब क्या होता है जी, लिविंग होता है, एंड डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटीज। तो हमारे अर्थ में वैरायटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है। और आप शॉक्ड होंगे कि हमने अब तक पहचाना ही नहीं है बहुत लोगों को, अब तक हमें नहीं पता कौन क्या है, हमने कभी देखा ही नहीं है, हमने उनको पहचाना नहीं है। पर जितने हमने पहचान लिए हैं वो लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक के ही लोग हम पहचान पाए हैं कि ये कौन सा कीड़ा है, ये कौन सी प्रजाति है, ये कौन सी फंगस है, ये कौन सी एल्गी है। इतने ही पहचान पाए हैं। तो पहचानने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। उनके कुछ कैरेक्टर्स को देख लेना कि अच्छा ये रेंग रहा है, ये चल रहा है, अच्छा ये खाना नहीं खाता, अच्छा इसके पैर ही नहीं है, या ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ये नहीं कर पाता है। ऐसे करना, आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है कि हम कुछ फीचर्स ऑर्गेनिजम्स के देख के उनको कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि है क्या, राइट। आइडेंटिफिकेशन करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एक नाम दे देना, इस नाम से उसको जाना जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। तुम्हारे घर का नाम अलग होगा, तुम्हारे दादी घर में तुमको गोलू बुलाते हैं, नानी घर में मोलू बुलाते हैं, और तुम्हें स्कूल में विजय बुलाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम शिवांगी चौहान आपके लिए, मेरे घर में कुछ और नाम है मेरा। तो नाम भी तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बट ऑफिशियली मेरे आधार कार्ड में, मेरे डिग्रीज में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ शिवांगी चौहान चल रहा है। यानी एक ऑफिशियल नाम होना चाहिए जिससे कि दुनिया आपको जाने। अब घर वाला नाम घर में ही रह सकता है, मैं सबको बता सकती मुझे घर में क्या बुलाया जाता है, राइट। इसी तरह नॉमेनक्लेचर में भी हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक नाम रखते हैं किसी भी स्पीसीज का, किसी भी प्लांट का, एनिमल का, बैक्टीरिया का, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नाम साइंटिफिक रख रहे हैं। साइंटिफिक मतलब चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो दुबई में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो, उसी नाम से उनको जाना जाएगा। फर्क नहीं पड़ता उनका लोकल नाम क्या है, कि अरे हमारे गली में तो इसको आम का पेड़ कहते हैं, बट इसका रियल नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, जिससे इसको पूरी दुनिया जानती है। अब हो सकता है वहां अमेरिका में इसको आम ना बोलते हो, दे डोंट नो व्हाट इज आम, व्हाट इज आम। तो हम बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका, मतलब हम नहीं बोलेंगे, बेसिकली उसका एक साइंटिफिक नाम होगा जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हो कि ये देखो, ये दिस इज मैंगो, दिस इज मैंगीफेरा इंडिका, राइट। तो इसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। इसको दिया था सबसे पहली बार कैरोलस लीनियस ने। ही वाज द वन जिसने सबसे पहली बार ये नॉमेनक्लेचर नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि हमें एक ऐसा नाम रखना चाहिए जिससे कि ग्लोबली उस चीज को जाना जा सके, ठीक है। तो इनको ये बेसिकली फेमस है अपने दो कामों के लिए। एक है, उनकी दो बुक्स हैं, एक है स्पीसीज प्लांटेरम और एक है सिस्टेमा नेचुरे। इनका नाम याद रखना बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बुक्स है जिन पे इन्होंने काम किया। स्पीसीज प्लांटेरम इज अ बुक जो सिर्फ प्लांट्स को क्लासिफाई कर रही है, मतलब प्लांट्स को नेम कर रही है। प्लांटेरम मतलब प्लांट, तो सिर्फ प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को इन्होंने यहाँ पे नाम दे रखा है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरे इज अ कॉमन बुक जिसमें प्लांट्स का, एनिमल्स का, दोनों का ही नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिस्टेमा नेचुरे में इन्होंने लगभग लगभग 4400 एनिमल स्पीसीज और 7700 प्लांट स्पीसीज को नाम दिया गया है बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस। इतना आसान नहीं है नाम रखना, ऐसा नहीं कि हमारे तो गोल गोल मटोल मटोल इसको गोलू बोल देते हैं, है ना, ये थोड़ा काला काला इसको कालू बोल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं नाम देना होता। नाम देने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इट्स आर्ट। वो आर्ट हम देखने जा रहे हैं। तो इस आर्ट में बेसिकली होता क्या है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है कि नाम में दो वर्ड्स होने चाहिए। साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स होना इंपॉर्टेंट है। पहला जो वर्ड होगा, द फर्स्ट वर्ड विल डिमार्केट व्हाट इट विल रिप्रेजेंट द जीनस नेम। बताऊंगी व्हाट इज जीनस, अभी आएगा आएगा। बस मैं बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली
किसी को भी नाम रखने के लिए दो नाम उसके मतलब उसके दो वर्ड्स का नाम बनेगा उसका। पहला वर्ड जो है वो उसकी जीनस बताएगा और दूसरा वर्ड उसका स्पीसीज बताएगा। स्पीसीज एपिथेट एपिथेट सॉरी स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे उसको। ओके, तो दो नाम होगा। अगर आप इन नाम को खुद हाथ से लिख रहे हो तो आपको दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। अगर आप इसे टाइप कर रहे हो तो आप इसको इटैलिसाइज रखेंगे, यानी कि इटैलिक्स में रखेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन है। लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, मतलब लैटिन से इसकी ना ये चीज ओरिजिन हुई है, तो उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं इसीलिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आ सकता है एग्जाम में कि भाई व्हाट आर द रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। तो यू विल राइट कि दो वर्ड्स का होता है, पहला वर्ड जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर दो, और अगर प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिख दो। और हाँ, जो जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और जो स्पीसीज का नाम होता है वो रनिंग लेटर्स में होता है। जैसे कि मैंगी फेरा इंडिका, आप देख सकते हो एम इज कैपिटल, दिस आई इज स्मॉल, दिस इज जीनस नेम, दिस इज स्पीसीज नेम। ओके, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे बेसिकली हमारे लाइक अभी नाम देता कौन है ना। स्टार्ट तो कैरोलस लीनियस ने किया था, कंटिन्यू कौन कर रहा है? ये कौन लोग हैं जो नाम देते हैं? अगर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है वही चल रही है, नहीं, हर रोज हर कुछ टाइम में नई नई स्पीसीज आती रहती है, सबको नाम देना रहता होगा। तो ये जो काम संभाला है अपने कंधों पे, ये दो लोगों ने किया हुआ है, दैट इज आईसीजे, दिस वन इज आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। तो आईसीबीएन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, एंड आईसीजेडएन का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये एनिमल्स को नाम दे रही है, ये प्लांट्स को नाम दे रही है, नॉमेनक्लेचर कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जीनस नेम और स्पीसीज नेम दोनों सेम होता है, तब भी हम दो नाम लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सेम सेम है एक ही लिख देते हैं, नहीं। नाम में दो वर्ड्स होना इंपॉर्टेंट है, एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दोनों ही सेम है तो उनको हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। those organisms which have similar like same genus and species name, जैसे कि Natrix natrix, तो this is a European grass snake, जैसे कि Bubo bubo, it's a Eurasian eagle owl। तो इनके दोनों नाम सेम है, बस ये इनको हम टॉटोनिम्स कहते हैं, ठीक है जी। Okay, now let's enter to a new thing, taxonomy। टैक्सोनॉमी सॉरी, है ना। टैक्सोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो देख के डरो मत, बहुत सिंपल है ये भी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है हमने किसी को पहचाना, कैरेक्टराइज किया और उसको एक नाम दे दिया। पहचाना, कैटेगराइज किया और एक नाम दे दिया, इस पूरे प्रोसेस को हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज व्हाट? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई कर रहे हैं कि भाई ये प्लांट्स हैं, ये एल्गी, ये प्लांट्स हैं, ये एल्गी है, ये ह्यूमंस हैं, ये बैक्टीरियाज हैं, ये इंसेक्ट्स हैं। ग्रुप्स में बांट दिया है, और ग्रुप्स बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खुद सोचो, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ में। हमें कैसे पता कि हमें अगर मान लो स्टडी करना है, मुझे एक काम मिला है कि एक काम करो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करो और बताओ कि कौन क्या है। मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा हर एक प्राणी को उठाना, उसको देखना समझना। इससे बेटर क्या हो सकता है कि मैंने एक इंसेक्ट उठाया और मुझे पता है कि अच्छा ये इंसेक्ट कैटेगरी में आता है, इसके पास जॉइंटेड लेग्स होंगे, इसकी काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगी, इसका ये रहेगा। मतलब मैंने कुछ कैरेक्टर्स के एक ही इंसेक्ट को पकड़ के मैं पहचान गई कि इसका जो पूरा ग्रुप होगा वो एक जैसा दिखेगा, उन सबके जो कॉमन फीचर्स होंगे वो सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 9th, क्लास 11th, मुझे पता है क्लास 8th में एक ही तरह की बुक चल रही है, क्लास 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, एक्सप्लोरेशन बुक आ गई है क्लास 11th की ऐसा है, मतलब एक ग्रुप है ना आपका कि क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 9th के हैं, क्लास 8th के हैं, तो ग्रुपिंग्स हो गई हैं। उसी ग्रुपिंग को हम कह रहे हैं टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो जो सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किया गया था तो उसका कुछ क्राइटेरिया समझ ही नहीं आया। उन्होंने क्या किया, क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ रहता है, तो उन्होंने बेसिस ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया। बट दिस वाज नॉट समथिंग रिलायबल, रिलायबल थोड़ी था, है ना, कि कपड़े क्या पहन रहा है, खाना क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, बैम्बू लीव्स क्या, मतलब कैसे खाना अपना घर बना रहा है। इसके थ्रू क्लासिफिकेशन रिलायबल नहीं था, क्योंकि उनको समझ में आया कि यार इससे तो नहीं हो पाएगा क्लासिफिकेशन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, नए नए ऑर्गेनिजम्स आए और मालूम चला कि ये तो कहीं भी फॉल नहीं कर रहे, ये तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो जो पहली बार क्लासिफिकेशन हुआ था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसीलिए जो अब का क्लासिफिकेशन है
वो बहुत ही बढ़िया तरीकों पे बेस्ड है, जैसे कि दिखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सुपरफिशियली कैसा दिख रहा है ना, ह्यूमंस कैसे दिखते हैं, दो पैर पे खड़े रहते हैं, पट 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 बोलते रहते हैं, स्किन ऐसी है, आंखें ऐसी हैं, खाना ये खाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कैटेगरी में आते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि भाई उस बेसिस पे कि भाई देखने में कैसे है। देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मल्टी सेलुलर मैंने जो बोला था वो यहाँ पे आएगा, है ना, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल के बाद टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, या सिर्फ सेल्स में ही खत्म हो रहे हैं, टिश्यूज में ही खत्म हो रहे हैं, ऑर्गन्स नहीं है इनके पास, तो इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। डेवलपमेंट प्रोसेस भाई कैसे डेवलप किया है उन्होंने, है ना, उनकी इवोल्यूशनरी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, किससे लिंक होते हैं, पूर्वज कौन थे हमारे, हैं हम कहाँ से, हम लोगों ने इवॉल्व किया है, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइनली जो हमने क्लासिफिकेशन किया, दैट कम्स अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कुल मिला के मैंने क्या बताया कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं, उनको ग्रुप्स में कैरेक्टराइज कर रहे हैं, है ना, उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको नाम रख रहे हैं। तो मतलब मैं बताती हूँ मोटा मोटा क्या है। तो वी आर डूइंग कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले करेक्टर्स क्या दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देख रहे हैं, दिखने में कैसा है, बिहेवियर कैसा है, खाना क्या खाता है, हैबिट क्या है, तो जो हमें दिख सकता है आंखों से, उन सब के बेसिस पे हमने उसे करेक्टर, उसको हमने करेक्टराइजेशन किया उसका कि क्या क्या चीजें हैं इसके पास। देन आइडेंटिफाई किया कि अरे ये तो इससे मैच कर रहा है, ये तो बंदर कैटेगरी में जाएगा, ये तो कैट की कैटेगरी में जाएगा। तो हमने क्या किया, उसे क्लासिफाई कर दिया अलग अलग उसमें। सबसे पहले हमने उसको देखा कि भाई इसमें क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या फीचर्स आते हैं, और उन फीचर्स के बेसिस पे हमने उनको आइडेंटिफाई किया, हमने पहचान लिया कि अच्छा ये तो बंदर प्रजाति से महसूस हो रहा है, ये यहाँ उसको वहां पे भेजना चाहिए, है ना, ये तो लॉइन कैटेगरी में जा रहा है, ये प्लांट्स में जा रहा है, ये बैक्टीरिया में भेजना चाहिए इसको, है ना। होते हैं ना कई तरह के प्राणी दुनिया में, लोग जो देखने में इंसान है बट होना उनको बंदरों की कैटेगरी में चाहिए था, है ना। होते हैं ना ऐसे कुछ कुछ लोग जो भले ही इंसान में इनको कैटेगराइज किया, गलत उनको कैटेगराइज किया, उनको बंदर वाली कैटेगरी में भेजना चाहिए था। तो वैसे ही कि हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया भाई कि किस ग्रुप में वो, मतलब वो कहाँ से किससे मैच कर रहे हैं, उनके फीचर्स किससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। देन क्लासीफाई, हमने क्लासीफाई कर दिया उनको, उनको उस ग्रुप में डाल दिया, उसको उस टेक्सा या कैटेगरी में उसको हमने पार्ट बना दिया। व्हाट इज टेक्सा या टेक्सॉन? ग्रुप्स, मैं आपको भी दिखाऊंगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, किंगडम, फाइलम, है ना, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं जिसपे हम बांटते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसे बोलते हैं टेक्सा या टेक्सॉन। देन कम्स नोमेनक्लेचर, नाम रखना, बेसिकली नाम इसमें नाम रखना भी होता है भाई कि क्या नाम देना चाहिए, जो हमने पढ़ा था जस्ट अभी, नोमेनक्लेचर। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। देन व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी अलग अलग कैसे हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, राइट। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज टेक्सोनॉमी? तो आई थिंक आपके दिमाग में चीज क्लियर हो गई है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, ये सारी चीजें टेक्सोनॉमी में आती हैं। देन सिस्टमैटिक्स का मतलब ये होता है कि हम उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। भाई मेरे पूर्वज कौन थे, मैंने कहाँ से इवॉल्व किया है। तो ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, भाई फिश ने कैसे इवॉल्व किया है, ह्यूमंस ने कैसे इवॉल्व किया है, प्लांट्स ने कहाँ से इवॉल्व किया है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उस चीज को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बना है सिस्टमा वर्ड से, जिसका मतलब होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। बट अगेन सुनने में सेम लगेगा कि टेक्सोनॉमी भी तो हम क्लासिफाई कर रहे थे, सिस्टमैटिक्स में भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या ये सेम है? नो, इट्स नॉट सेम। इस पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, दे आर नॉट सेम। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, हर एक चीज इसके अंदर आ जाती है। बट इसमें क्या आता है, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी, यानी कि ये सब चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे, ये सब हमने किया ही किया है, बट इसके अलावा हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक किया है, इसके बेसिस पे भी हमने क्लासिफिकेशन कंटिन्यू किया है। तो ये दोनों चीजें डिफर करती है। अब आ जाते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, यानी कि टेक्सॉन, ग्रुप्स के बारे में। जो मैं कब से कह रही हूँ ना कि हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, कौन सी वो कैटेगरीज है जिसमें हम डाल देंगे कि भाई यहाँ पे
प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस डाल दिया, फिर उनकी सब फाइलम, उनकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। कैसे याद रखेंगे? एक सिंपल सी चीज दे रही हूँ, एक फ्रेज दे रही हूँ, उसको याद रखना है। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये वाला ना लाइन याद कर लो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्यों याद करना है मैम? क्योंकि हर एक इनिशियल लेटर जो है वो एक टेक्सॉन को मार्क कर रहा है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अगर अभी लाइन याद करते हैं तो आपको ये सीक्वेंस में याद रहेगा। अब क्या मतलब होता है इसका? तो बेसिकली दीज आर दी टेक्सोनोमिक हायरार्की, जिसको सबसे पहले लीनियस ने ही दिया था, और यहाँ पे हर एक जो ये है कैटेगरी, ये टेक्सॉन को मार्क कर रही है। वन टेक्सॉन, वन ग्रुप, वन टेक्सॉन, सेम चीज हो गई ना, टेक्सॉन टेक्सॉन टेक्सॉन, सारे टेक्सॉन्स है, ये सारे ग्रुप्स है, तो हम एक एक ग्रुप को ही टेक्सॉन बोलते हैं। याद रखना, इस पे आ सकती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सॉन। ओके, ठीक है। तो किंगडम का मतलब होता है इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट रैंक होती है, सबसे हाईएस्ट टेक्सॉन होता है, जिसमें सारे लोग भरे होते हैं, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इट इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट टेक्सॉन। फाइलम का मतलब होता है सेकंड लार्जेस्ट, इसके जस्ट बाद आता है, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, स्पीसीज। तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड में समझाऊं, स्पीसीज सबसे लोवेस्ट में आता है, सबसे नीची वाली कैटेगरी होती है, और सबसे मोस्ट रिलेटेबल, सबसे ज्यादा हाईली मैच करने वाले जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। सबसे ज्यादा लिंक्ड आपस में जो होते हैं, सबसे जुड़े हुए लोग, जिनकी फीचर सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा मैच करने वाले लोग जो होते हैं वो स्पीसीज में आते हैं। जब दो स्पीसीज मैच करती है तो जीनस बनाती है। जब दो जीनस मैच कर रहे होते हैं, मतलब मोस्ट रिलेटेड जीनस, जितने जीनस मैच कर रहे हैं वो मिलकर एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं। जितनी फैमिलीज मैच कर रही हैं आपस में वो मिलकर ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। जितने ऑर्डर आपस में मैच कर रहे हैं वो क्लास के अंदर आ जाते हैं। जितनी क्लासेस मैच कर रही हैं वो फाइलम के अंदर आती है, और जितनी फाइलम्स मैच कर रही हैं वो एक किंगडम बनाती है। तो कुल मिला के हमारे पास आज की डेट में 5 किंगडम है। 5 किंगडम्स है। मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग से 5 नहीं थी, स्टार्टिंग 2 से हुई थी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पहले क्या था कि सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, या तो प्लांट होंगे तो वो एनिमल्स होंगे। बाद में समझ में आया कि नहीं, और भी तरह की कैटेगरीज बन सकती हैं। तो 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, देन 5 किंगडम, 6 किंगडम भी आया था। लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड वन है वो ये वाला है, दैट इज आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी 5 किंगडम्स होती है, 5 सबसे लार्जेस्ट टेक्सॉन ग्रुप होते हैं, सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। डोंट वरी, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, आपके जो अगले के चैप्टर्स हैं वो सब इन पे ही बेस्ड है। एनिमल किंगडम अलग पढ़ाया जाएगा, प्लांट किंगडम अलग पढ़ाया जाएगा, क्लासिफिकेशन पूरी फिर से मतलब एक अलग चैप्टर पढ़ाई जाएगी, है ना। तो हम सब ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक, सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहीं पे होते हैं सब मिलकर, मतलब पूरा मतलब पूरी प्लांट प्रजाति एक में आ गई, पूरी एनिमल प्रजाति, क्योंकि आपको पता है कि हम एनिमल्स में आते हैं। यू नो दैट ना कि वी आर अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। यही मतलब हुआ कि कहने को एनिमल्स में कितने लोग आते हैं, प्लांट्स भी आ रहे हैं, कॉकरोच भी आ रहा है, इंसेक्ट भी आ रहा है, इवन छिपकली, इवन फिश, ये सारे एनिमल किंगडम में आते हैं। आप समझ पा रहे हो मैंने क्यों बोला इट्स अ लार्जेस्ट ग्रुप? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हम बहुत अलग हैं, फिश बहुत अलग है, फ्रॉग बहुत अलग है, दिस बर्ड बहुत अलग है, बट हम सारे इसी में आते हैं। अब सोचो, अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये लार्जेस्ट ग्रुप क्यों है। इसके अंदर फिर धीरे डिवाइड होता है, धीरे धीरे करके फाइलम आएगा, उसके बाद आपका दिस थिंग क्या बोलते हैं, क्लास आएगी, देन ऑर्डर आएगी। तो इस तरह करते करते धीरे धीरे फिर सब अलग हो जाएंगे। बर्ड्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, ह्यूमंस का अलग बन जाएगा, रेप्टाइल्स का अलग बन जाएगा, है ना। अब समझ में आया मैंने क्या बोला? तो धीरे धीरे करके हम अलग अलग होते जाते हैं, बट सबसे पहले किंगडम। इस तरह मैंने आपको बताया ये चीज, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है आपका फाइलम, हो गया जैसे कि आपको बताया
कि किंगडम के बाद फाइलम आता है, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, दिस जीनस थिंग, स्पीसीज थिंग, और यस ये आ गया आपका ये। मैंने क्या कहा था, नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, जीनस नेम एंड द स्पीसीज नेम। ये रहे दोनों, ये रहे दोनों। तो ये रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी हम नाम लिखते हैं, जो हम नाम लिखते हैं, जैसे मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा इज द जीनस नेम ऑफ द मैंगो एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम ऑफ द मैंगो। तो ये दोनों वर्ड्स, इन दोनों से मिलकर एक नाम बनता है। तो अगर मैं किसी का साइंटिफिक नेम पढ़ रही हूँ, यानी मैं उसका जीनस और स्पीसीज भी जान पा रही हूँ। क्लियर हुआ सबको ये बात? क्लियर हुआ? तो कुल मिलाकर हमें क्या समझ में आया कि स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट में आती है, और सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग जो होते हैं, वी ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ वन थिंग, वन स्पीसीज, राइट। तो सबसे ज्यादा जो जुड़े हुए लोग होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन फीचर्स शेयर करने वाले जो लोग होते हैं, वो स्पीसीज में आते हैं। अब जब स्पीसीज मिल जाती है कि अरे ये स्पीसीज और ये स्पीसीज में कुछ सिमिलैरिटी है, तो वो मिलकर जीनस में आ जाते हैं। जब जीनस मैच करते हैं कि अच्छा ये जीनस में कुछ कुछ चीजें कॉमन है, तो वो एक फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। फैमिली जब कुछ मिल रही होती है आपस में, तो वो एक ऑर्डर का पार्ट बन जाती है। ऑर्डर्स में कुछ कुछ चीजें मैच करती है, तो वो एक क्लास का पार्ट बन जाते हैं। और क्लास मैच करती है तो फाइलम का पार्ट, और फाइलम्स मैच करते हैं तो वो एक किंगडम का पार्ट बन जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो बिलोंग टू एनिमल किंगडम। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। डन। चलो जी, अब बात करते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है, एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया में एक फाइलम आता है कॉर्डेट, वी आर कॉर्डेट्स। हमारा जो फाइलम है वो कॉर्डेट है, ठीक है। वर्टिब्रेटा में आते हैं, उसके बाद सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेट, हमारे पास वर्टिबल कॉलम है। उसके बाद हम आते हैं मेमेलिया में, वी आर मैमल्स, वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स, वी हैव हेयर्स ऑन आवर स्किन, राइट। वी हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म। तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर है, और जिसमें ये चीजें सिमिलर होंगी वो सारे मैमल्स बन जाएंगे, वो सारे मैमल्स कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि वी एंड डॉल्फिन आर मैमल्स, वो भी यही सेम काम कर सकती है जो हम कर पा रहे हैं कुछ कुछ चीजों में, तो वो मैमल्स में आ गए, ठीक है। प्राइमेट में आ गए, होमिनिडे में आ गए, होमो में आ गए। तो ये हमारे बारे में लिखा हुआ है, ये पूरी हमारी क्लासिफिकेशन है। एनिमल, हमारे जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, हमारी फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, क्लास हमारी मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट है, होमिनिडे हमारी फैमिली का नाम है, और होमो हमारी जीनस है, और सैपियंस हमारी स्पीसीज है। तभी हमें क्या बोलते हैं, वी आर होमो सैपियंस। अगर आपको पता हो ये वर्ड होमो सैपियंस क्या होता है, तो ये साइंटिफिक नेम है हमारा ह्यूमंस का। हमारा ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है, व्हिच मींस होमो हमारी जीनस नेम है, और स्पीसीज हमारी क्या है, सॉरी सैपियंस हमारी क्या है, स्पीसीज नेम है। डन। इस तरह करते हैं नॉमेनक्लेचर, और इस तरह मार्क करते हैं सारी हमारी टेक्सॉन की कैटेगरीज को। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट इज व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। इसका मतलब होता है हेल्प। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको अगर पढ़ाई करने बैठना है, दे वांट टू स्टडी प्लांट्स, दे वांट टू स्टडी एनिमल्स, दे वांट टू स्टडी स्पीसीज, तो वो कैसे करेंगे? जंगल तो भाग नहीं जाएंगे कि चलो एक एक को पकड़ के नाम देखते हैं कौन क्या है, नहीं ना। तो उनको हेल्प करने के लिए कुछ चीजें बनाई गई है, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम मैंने खुद भी बनाया अपने कॉलेज के टाइम पे। तो हर्बेरियम बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। आप क्या करते हो, एक प्लांट को लाइक एक प्लांट प्लग करते हो, प्लांट की स्पीसीज को, उसको आप एक न्यूज़पेपर में सुखा के रख देते हो, फिर वो सूखता रहता है। जब पूरा सूख जाता है तो आप उसको एक व्हाइट पेज में, एक शीट में पेस्ट कर देते हो, और फिर उसके बारे में लिखते हो, उसका नाम क्या है ना। मेरा नाम क्या है, मैंने उसको कलेक्ट किया है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कलेक्टर नेम, कि भाई शिवांगी चौहान ने इसको कलेक्ट किया था, किस दिन कलेक्ट किया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, इसका फैमिली नेम क्या है, इसका बोटानिकल नेम क्या है, बस। दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम शीट। यानी अगर किसी को प्लांट स्पीसीज पढ़नी होगी, तो वो हर्बेरियम शीट्स को देख के पढ़ सकता है कि अच्छा ये प्लांट ऐसा दिखता है, और इसका नाम ये है, इसको इस दिन इस जगह से कलेक्ट किया गया था। तो ये आसान बना देता है टेक्सोनॉमी पढ़ना लोगों के लिए। सेकंड आता है बोटेनिकल गार्डन, ये लिविंग प्लांट्स है। आप किसी भी बोटेनिकल गार्डन चले जाओ, है ना, जैसे बेंगलोर में भाई क्या है, लाल ऐसे करके है, लाल बहादुर, लाल बाग, सॉरी, है ना, ऐसे करके बोटेनिकल गार्डन होते हैं, मैं बहुत जाती हूँ। तो बेटा जी यहाँ पे क्या करते हो, आप लिविंग प्लांट्स देख सकते हो, कि आप घूम रहे हो, आपने देखा होगा ये चीज, आप घूम रहे हो, आपको प्लांट के ऊपर एक बोर्ड दिखता है, उसमें उसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है, तो वो लिविंग प्लांट्स हैं। यहाँ पे सुखाए हुए प्लांट्स थे, एक शीट में दबा के रखे हुए प्लांट्स थे, शीट में पेस्टेड प्लांट्स थे। यहाँ पे लिविंग प्लांट्स है, आप देख पा रहे हो, प्लांट लगा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली लिखी होती है बोर्ड्स में।
ठीक है। देन आता है आपका म्यूजियम। म्यूजियम विजिट किया होगा आपने, चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना, चीजें प्रिजर्व्ड होती हैं या तो किसी सॉल्यूशन के अंदर या डायरेक्टली ऐसे ही कोई चीज है कोई जो आपको पढ़नी है समझनी है कि अच्छा, जैसे कि लाइक डायनासोर्स की जो वो होती है स्केलेटल सिस्टम, तो वो पूरी रखी होती है म्यूजियम बड़े बड़े में, और लिखा होता है कि ये इस वाले डायनासोर का जो नाम है, इसकी फैमिली ये थी और ये ऐसा दिखा करता था। तो म्यूजियम में भी हम चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं। स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस का मतलब होता है सैंपल्स, कि भाई हमने रखा है कि ये ऐसा दिखता था, भाई स्पेसिमेन है, ये किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो म्यूजियम हो गया। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, जैसे कि बोटेनिकल पार्क्स थे, वैसे ही जूलॉजिकल पार्क है, यानी लिविंग एनिमल्स को आप देख सकते हो, टाइगर, लॉयन, सबको आप सामने देख पाते हो कि अच्छा ये ऐसे है, और उनके उस केज के बाहर या उस एरिया के बाहर बोर्ड लगा होता है, ये नाम है, ये फैमिली है ना, उनके बारे में लिखा होता है, तो वो आप जाके लाइव स्टडी कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसे दिखते हैं और ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क हो गया। कैटल, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट स्लाइड है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं जो हेल्प करने वाले हैं फॉर स्टडीइंग द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट है, जैसे कि मेरे इस पार्क में ये प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं, तो एक लिस्ट लिखी हुई है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से एनिमल्स, प्लांट्स या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, चीजें मतलब लिविंग में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मोनोग्राफ का मतलब होता है एक एक ही चीज के बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक ही ग्रुप के बारे में, जैसे कि होमनिडे, हमारी फैमिली के बारे में ही पूरा लिखा है कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं, ये करते हैं, इनकी हैबिट ये होती है। तो मोनोग्राफ का मतलब होता है पूरा ग्लोबल रिकॉर्ड किसी एक टेक्सॉन के बारे में, एक सिंगल टेक्सॉन के बारे में, एक ही कैटेगरी, एक ही किंगडम ले लिया या एक ही ग्रुप ले लिया, सॉरी एक ही क्लास या एक ही ऑर्डर ले लिया या एक फाइलम ले लिया कि ये वर्टिब्रेटा के बारे में लिखा हुआ है सारा कुछ। तो मोनोग्राफ मतलब किसी एक ही टेक्सॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन छपी हुई है, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। देन आता है मैनुअल। मैनुअल का मतलब बेटा ये है कि जो कैटलॉग में सिर्फ लिस्ट लिखी हुई थी, उसी लिस्ट का अगर डिस्क्रिप्शन भी लिखा हो कि इस एरिया में ये लोग हैं और इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड मैनुअल। एक पूरी मैनुअल लिखी हुई है, पूरा पढ़ सकते हो, सबके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो। लास्ट है की, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, चाबी। इसको आप ऐसे याद रखना, चाबी, है ना। तो चाबी का मतलब क्या होता है कि उस चाबी से कुछ खुलने वाला है ताला, और आप एक जगह जाने वाले हो, आपको एक हिंट मिल गया है ना, की, इट्स अ की, हिंट मिल गया आपको, वैसा ही कुछ है ये। की इज ऑल्सो हिंट। हिंट का मतलब क्या है, इट्स अ आइडेंटिफिकेशन टूल। आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक क्लू की तरह है। तो की में क्या होता है कि आप किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने वाले हो, आपको नहीं पता किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, और आप उसे क्लूज के साथ, कुछ हिंट के साथ पहचानोगे। जैसे कि एक की में दो बेसिकली दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं, इसको बोलते हैं कपलेट्स। दो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो आपको एक डायरेक्शन देती है कि किधर जाना है। फॉर एग्जांपल एक लीफ है, ब्रॉड, तो इस तरफ आ जाओ, नैरो, तो इस वाले पैराग्राफ पे चले जाओ। तो ये जो नैरो और ब्रॉड लिखा हुआ था ना, दिस इज कपलेट्स, कि एक ही लीफ के बारे में दो चीजें लिखी हुई हैं, कि ब्रॉड अगर है लीफ, अगर आपकी लीफ ब्रॉड है, मोटी सी, तो इस वाले पन्ने में शिफ्ट कर जाओ, और अगर नैरो है तो आप इस वाले पन्ने में शिफ्ट कर जाओ। तो आपने बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, और उस तरफ बढ़ रहे हो कि आप उस लीफ को फाइनली पहचान लो कि ये मैंगो की लीफ है कि नीम की लीफ है, या ये किस कैटेगरी में आती है। तो धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंपेयर करके फाइनल कंक्लूजन में जाते हो और उस अननोन स्पीसीज को पहचान लेते हो। तो दो कंट्रास्टिंग चीजें होती है, ब्रॉड या नैरो, तो इसको बोलते हैं कपलेट्स। और हर एक कपलेट की जो स्टेटमेंट है कि लीफ इज ब्रॉड, लीफ इज नैरो, तो जो स्टेटमेंट है उसको हम लीड कहते हैं। दिस इज लीड नंबर 1, दिस इज लीड नंबर 2। इस लीड से हम एक नई जगह पहुंचेंगे और इस लीड से हम नई जगह पहुंचेंगे। लेकिन ना लीड मिल गई, सुना होगा आपने मूवीज में, लीड में मुझे नई लीड मिली है कि मुझे किस तरफ जाना है, आई गॉट अ लीड, वेयर टू गो, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, एक चीज को पहचानने के लिए वी हैव अ टू कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं कपलेट्स। हर एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, और इस तरह करके धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते उस चीज को कैटेगराइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो व्हाट आर कीज, कीज आर आइडेंटिफिकेशन टूल टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। डन फॉर टुडे। फटाफट समराइज करते हैं क्या क्या देखा हमने। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग पढ़ी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है। तो डिफाइनिंग क्या होती है, डिफाइनिंग होती है आपकी कॉन्शियसनेस एंड व्हाट वाज दैट,
कॉन्शियसनेस एंड व्हाट वाज दैट, कॉन्शियसनेस के अलावा क्या था, यस दिस एंड दिस, तो ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, बाकी जो आपके हैं वो डिफाइनिंग नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। देन हमने आपका पढ़ा कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन ग्रुप्स, देन टेक्सोनॉमिकल एड्स भी हमने पढ़ ली है कि कैसे हमें इन चीजों से हेल्प मिल सकती है फॉर स्टडिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन्स और ग्रुप्स, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं हाउ वाज द लेक्चर एंड विच टॉपिक आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, सबसे ज्यादा मजेदार लगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक में, राइट। सो वेट करिएगा और शेयर करिएगा लेक्चर को। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।